चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सफर करते हैं। हम पृथ्वी पर जीवन की इस कमाल की विविधता को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ खास जानवर और पौधे कुछ खास जगहों पर ही मिलते हैं। और ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग माहौल इंसान और प्रकृति के रिश्ते को एक शक्ल देते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में कि एक टूकन ब्राजील में तो आराम से रहता है, लेकिन एक बंगाल टाइगर सिर्फ भारत में ही क्यों पाया जाता है? ये सवाल है तो बड़ा सीधा, पर इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों को समझने वाले हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है दुनिया के अलग अलग बायोम्स में। बायोम यानी एक बहुत बड़ा इलाका जहाँ का मौसम, पेड़ पौधे और जानवर सब एक जैसे होते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए अपना सफर दुनिया की दो बड़ी नदी घाटियों से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है भूमध्य रेखा के पास, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी है और जैसा कि नक्शे में दिख रहा है, ये कई देशों में फैली हुई है। आइए अब जरा अमेज़न की इस गर्म और नमी वाली दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ जिंदगी कैसी है। अमेज़न बेसिन क्योंकि भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है, तो यहाँ का मौसम साल भर गर्म और चिपचिपा रहता है। और बारिश वो तो यहाँ लगभग रोज ही होती है, वो भी बिना किसी चेतावनी के। सोचिए, यहाँ के जंगल इतने ज्यादा घने हैं कि पेड़ों के पत्ते और टहनियां मिलकर ऊपर एक छत जैसी बना लेती हैं। ये छत इतनी मोटी होती है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए जंगल के नीचे हमेशा अंधेरा और नमी बनी रहती है। और इसी माहौल में ऑर्किड जैसे पौधे पनपते हैं जो दूसरे पेड़ों के ऊपर उगते हैं। ब्राजील के ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, ये इतने बड़े और जरूरी हैं कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि ये जंगल हमारे ग्रह के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कमाल की डाइवर्सिटी सिर्फ पौधों तक ही नहीं है, यहाँ का वन्य जीवन भी उतना ही अनोखा है। टूकन और हमिंगबर्ड जैसे रंग बिरंगे पक्षी, बंदर, स्लॉथ और टेपीर जैसे जानवर सब यहीं मिलते हैं। और हाँ, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक एनाकोंडा का घर भी यहीं है। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो खेती के लिए एक खास पारंपरिक तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं कर्तन एवं दहन। इसमें वो पेड़ों और झाड़ियों को काटकर उन्हें जला देते हैं। इससे जो राख बनती है वो जमीन को उपजाऊ बना देती है और इस पर वो मुख्य रूप से टेपियोका, अनानास और शकरकंद जैसी चीजें उगाते हैं। अच्छा, तो हमने अमेज़न को तो देख लिया। अब चलिए एक ऐसी जगह जो इससे बिल्कुल अलग है। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। ये दोनों दुनियाओं के बीच के मुख्य अंतरों को दिखाती है: जलवायु, पेड़ पौधे और आबादी का घनत्व। तो हमारा अगला पड़ाव है भारतीय उपमहाद्वीप के उपोष्णकटिबंधीय मैदान, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे मानसूनी बारिश और उपजाऊ मिट्टी ने बनाया है। ये इलाका खेती का गढ़ है। समझिए, जमीन इतनी उपजाऊ है कि धान यहाँ की मुख्य फसल है, जिसके लिए खूब पानी चाहिए। इसके अलावा गेहूं, मक्का, गन्ना और जूट भी उगाया जाता है। और हाँ, पश्चिम बंगाल और असम में तो चाय के खूबसूरत बागान भी देखने को मिलते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1029। पता है ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व है। मतलब हर एक वर्ग किलोमीटर में औसतन 1029 लोग रहते हैं। अमेज़न के जंगलों से इसकी तुलना कीजिए, जहाँ कुछ इलाकों में तो 1 वर्ग किलोमीटर में एक इंसान भी नहीं मिलता। इससे साफ पता चलता है कि ये मैदानी इलाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक क्यों है। जैसे अमेज़न की अपनी खासियत थी, वैसे ही यहाँ भी कुछ खास जानवर मिलते हैं। हाथी, बाघ और हिरण तो हैं ही, पर ब्रह्मपुत्र के मैदानों की असली शान है एक सींग वाला गैंडा। और डेल्टा वाले इलाके में मिलता है हमारा मशहूर बंगाल टाइगर। तो हमने दो बड़ी नदी घाटियों को तो काफी करीब से देख लिया। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और दुनिया के कुछ और जरूरी वनस्पति क्षेत्रों पर एक तेज नजर डालते हैं। अब हम चलते हैं उन इलाकों में जहां मौसम बदलते हैं। मतलब साफ साफ 4 मौसम दिखते हैं, जैसे कि पूर्वी अमेरिका या पश्चिमी यूरोप। यहाँ शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब यहाँ के ओक और ऐश जैसे पेड़ सर्दियों की तैयारी में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। इसीलिए यहाँ का नज़ारा साल भर बदलता रहता है। भूमध्य सागरीय इलाकों को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है।
लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ की गर्म और सूखी गर्मियाँ और हल्की बारिश वाली सर्दियाँ संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फलों को उगाने के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। अब अगर हम उत्तरी गोलार्ध में और ऊपर की तरफ जाएं, तो वहाँ हमें शंकुधारी वन मिलते हैं, जिन्हें टैगा भी कहते हैं। ये चीड़ और देवदार जैसे लंबे, नरम लकड़ी वाले सदाबहार पेड़ों के घने जंगल हैं। इनकी लकड़ी का इस्तेमाल कागज बनाने के लिए किया जाता है। और सबसे आखिर में हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहां टुंड्रा वनस्पति होती है। ये सबसे ठंडा बायोम है। यहाँ कोई बड़े पेड़ नहीं उगते, बस छोटी सी गर्मी के मौसम में काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां ही पनप पाती हैं। तो इस पूरी दुनिया की यात्रा के बाद सबसे बड़ी बात क्या समझ में आई? इसका सार क्या है? तो देखिए, बात बहुत सीधी है। किसी भी जगह की जलवायु यानी वहाँ का तापमान और नमी यही तय करती है कि वहाँ कैसे पेड़ पौधे उगेंगे। फिर जैसे पेड़ पौधे होंगे वैसे ही जानवर वहाँ रह पाएंगे। और आखिर में इंसान का जीवन, उसकी खेती, उसका खाना पीना, यहाँ तक कि आबादी का घनत्व, सब कुछ इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। यही हमारे शुरुआती सवाल का असली जवाब है। और अब जाते जाते एक सवाल। हम सब जानते हैं कि अमेज़न के जंगल हर साल कट रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक बायोम का खत्म होना पूरी दुनिया पर, हम सब पर इसका क्या असर पड़ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।